नमस्कार दोस्तों, अगर आप भिवानी की सियासत को बड़े गौर से देखें और उसके इतिहास के पन्नों को अगर पलटना शुरू करें तो चौधरी बंसी लाल और के बाद अगर किसी राजनेता का बहुत लंबी राजनीति में नाम आता है तो वो चौधरी जगन्नाथ का नाम आता है। एक दलित परिवार में पैदा होकर उन्होंने राजनीति की वो जो सीढ़ियाँ चढ़ी, उसकी जो शुरुआत थी वो छात्र राजनीति से रही है। ये बहुत कम लोगों को ये बात पता होगा कि हरियाणा में जो शुरुआत के छात्र नेता थे उनमें से चौधरी जगन्नाथ एक थे। वो अपनी हॉकी टीम के कैप्टन रहे हैं। इसरवाल गांव में जन्म लिया था उन्होंने और कई बार वो मंत्री रहे और 5 बार वो विधायक भी रहे। और तोसाम हल्के से जिससे चौधरी बंसी लाल ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, वो उस जनरल सीट पर दलित घर में पैदा होने के बावजूद जनरल सीट पर वो विधायक बने थे। तो आज उनके बेटे चौधरी जगन्नाथ के बेटे चौधरी जितेंद्र नाथ जी हमारे साथ हैं और इन्होंने अपने पिताजी के साथ बहुत लंबा राजनीतिक दौर देखा है। तो आज चौधरी जगन्नाथ के जीवन के पन्नों की जानकारी हम चौधरी जितेंद्र सिंह के लेंगे। जितेंद्र जी, आपका स्वागत है। जितेंद्र जी, चौधरी जगन्नाथ जी हमारे हल्के के कई बार विधायक रहे। बवानी खेड़ा हल्के में हमारा गाँव आता था कुंवारी, तो मेरा ये सौभाग्य भी है कि बचपन में मैं कई बार उनसे मिला हूँ। तो आप सबसे पहले दर्शकों को ये बताइए कि उनका जो पारिवारिक बैकग्राउंड था उसमें कैसे वो फिर छात्र राजनीति से जुड़े। वो प्राइमरी शिक्षा जो थी उन्होंने गांव में प्राप्त की, गांव इसरवाल में, और उसके बाद 6ठी 7वीं 8वीं बापोड़ा गांव में पढ़े। वो 8वीं के बाद DN स्कूल हिसार जो जाट स्कूल था उसमें एडमिशन लिया। अच्छा। और वहाँ पर एडमिशन लेकर के उन्होंने अपने छात्र जीवन की शुरुआत की तथा वहाँ पे एक हॉकी टीम में शामिल भी हुए। अच्छा। हाँ जी, हॉकी खेलते थे। हॉकी खेलते थे वो। हॉकी, फुटबॉल, एथलेटिक्स सभी खेलते थे वो। तो वहाँ से जब कॉलेज में गए तो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर उस हॉकी टीम के कैप्टन रहे। वहाँ पे जितने भी छात्र थे उन्होंने उन्हें स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट भी बनाया है वहाँ पे। अच्छा। वो 1958 में 1958 में। और 58 के बाद फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन, जब ग्रेजुएशन के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ में एडमिशन लिया जी। और लॉ में एडमिशन लेने के बाद फिर उन्होंने 1961-60 में मन बनाया कि भाई तो शाम से चुनाव लड़ना है। फिर उन्होंने तैयारी शुरू की बस। अच्छा। सभी लोगों से संपर्क किया और 1962 में फार्म भरा, चुनाव लड़ा। चुनाव भी वो लड़ा था जो ऊँटों पे। चुनाव ऊँटों पे लड़ा था जी। उस टाइम को सड़क जनरल सीट थी ना, वैसे जनरल सीट थी। लोहारू पूरा जो आज का लोहारू हल्का है और आज का तोशाम हल्का, वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी था तोशाम। अच्छा। हाँ जी। उसमें 13 कैंडिडेट थे। अच्छा। और 13 के 13 सीरियस कैंडिडेट थे। सभी ने वोट किसी दिए ने थे। कहा नहीं कि जनरल सीट पे आप आ रहे हो? हाँ, बहुत ऐसी बातें चली थी। तो उस वक्त उम्र, जिस टाइम चुनाव डिक्लेयर हुआ, जब फॉर्म भरा था, उस टाइम उम्र थी उनकी करीब 25 साल 20 दिन। अच्छा। तो मतलब फ्रेश ग्रेजुएट थे वो तो। जी। तो वो फिर विधानसभा में चुने गए। तो वहाँ पे पंजाब चंडीगढ़ में फिर इलाके की लड़ाई लड़ी उन्होंने। और तो उसी जब 62 में वो विधायक बन गए तो ऑटो पे चुनाव प्रचार किया। पैसे वैसे तो होंगे नहीं उस समय उनके पास? नहीं, पैसे तो नहीं थे। कुछ पारिवारिक बैकग्राउंड भी बहुत मजबूत नहीं रहा? नहीं, पारिवारिक बैकग्राउंड कुछ नहीं, बस इतना था अपना घर। वो मेरे दादाजी तो जब वो 7th में थे तब गुजर गए थे। अच्छा। बाकी उनके भाई थे जो ताऊ जी और हमारे थे, उन्होंने उनको पढ़ाया है। दादाजी की हमारी इच्छा यही थी कि उनको पढ़ाएं हम। तो 62 में MLA बनने के बाद जिस राजनीतिक व्यक्ति से उनका जुड़ा हुआ वो शायद चौधरी देवीलाल रहे होंगे। हाँ, चौधरी देवीलाल के वो जब स्टूडेंट 57 में चुनाव लड़ा था चौधरी देवीलाल ने फतेहाबाद से, तब वो बतौर छात्र स्टूडेंट्स भी गए थे वहाँ, मदद करके आए थे उस टाइम। अच्छा। फतेहाबाद निर्दलीय चुनाव। निर्दलीय चुनाव के अंदर। तो बाद में फिर उनके साथ जुड़ा हुआ चौधरी देवीलाल के साथ। वो फिर 1978 से 78 तक लगातार साथ रहे। अच्छा। और सबसे जो उनका जो टाइम था, चौधरी देवीलाल उनको अपना बेटा मानते थे। राजनीतिक जो विरासत जिसको कह सकते हैं तो वो वही थे, बाकी तो बायोलॉजिकल है। अच्छा। तो उस समय की एक सबसे बड़ी प्रमुख घटना थी प्रताप सिंह कैरो के खिलाफ एक एफिडेविट देना। जी। तो क्या रहा था उस, क्योंकि प्रताप सिंह कैरो बहुत बड़े दबंग नेता थे और उनके खिलाफ जो दास कमीशन बैठा था उसमें एफिडेविट देने वाले चौधरी जगन्नाथ थे। प्रताप सिंह कैरो के परिवार ने भ्रष्टाचार किया था काफ़ी। उनका बेटा था सुरेंद्र वगैरह जो, और वो 29 के करीब उन पे आरोप लगे थे। हाँ। तब गाँव में जस्टिस SR दास कमीशन बिठाए गए थे उनकी जांच के लिए। जांच के लिए जी। और उसमें उस कमीशन में फिर इन्होंने एफिडेविट दिया था प्रताप सिंह कैरो के खिलाफ कि इन लड़कों ने परिवार ने भ्रष्टाचार किया है।
तो ऐसे ऐसे एविडेंसेस जब सामने आए तो उसमें से काफ़ी जो आरोप थे वो सिद्ध हो गए थे जी। तो जिसकी वजह से 1964 में प्रताप सिंह कैरो विधानसभा में माफ़ी मांग कर और रिज़ाइन करना पड़ा अपने सीएमशिप से। तो ताउम्र वो हमेशा ईमानदारी की राजनीति की, उन्होंने कभी कोई संपत्ति अर्जित नहीं करी और यार दोस्तों में रहे, अपने ज़िंदगी जी उन्होंने। अच्छा, तो फिर वो 62 के बाद वो शिफ्ट हो गए भिवानी खेड़ा हल्के में, क्योंकि ये रिजर्व हल्का था। तो यहाँ से पहला चुनाव कब लड़ा उन्होंने? 1967 में। 67 में जब हरियाणा बन गया था उसके बाद 1967 तो में। जो राव वीरेंद्र सिंह की सरकार को तोड़ा, पहले बनाया चौधरी देवीलाल ने, हाँ, फिर तोड़ा, मंत्री बने, 11 महीने मंत्री रहे लगा। अच्छा, पहली बार मतलब तब अवसर मिला उनको मंत्री बनने का जी। तो उसके बाद वो फिर 4 बार और भिवानी खेड़ा से हाँ, विधायक फिर बने 1977 में बने, फिर 1987 में, 1996 में। 96 में जी। तो उन्होंने अगर हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की बात करें तो चौधरी देवीलाल के साथ काम किया, हाँ चौधरी भजनलाल के साथ काम किया जी, और चौधरी बंसीलाल के साथ राव भी काम वीरेंद्र जी किया के साथ। और राव वीरेंद्र, मतलब 4 मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने काम बाकी जो वी डी गुप्ता और ये जो आए किया। इनके साथ भी किया? हाँ, इनके साथ भी। अच्छा, दादरी से थे, मास्टर कम सिंह जी थे, उस सरकार में भी वो मंत्री थे? हाँ। अच्छा, चौधरी जगन्नाथ की जो काम करने की जो शैली थी, बताते हैं कि वो एक हार्डकोर पॉलिटिशियन थे और अधिकारियों से काम उनको लेना आता था। कोई ऐसा प्रसंग आपको याद है जब उन्होंने ऐसे अधिकारियों के साथ इस तरह का उनका टैकल कैसे करते थे वो उनको? क्योंकि उनके उदाहरण दिए जाते हैं कि वो अधिकारी उनकी बात को मना नहीं कर पाते थे। वो पहले कोई भी विषय जो उनके सामने होता था उसको पूरा गंभीरता से स्टडी कर लेते थे और रिसर्च करते थे उस पर, ताकि जब कोई अधिकारी उनको ब्लफ करने की कोशिश करता था या बहकाने की कोशिश करता था, इधर उधर की बातें करता, तब उसको झड़पते थे वो, चाहे वो IAS अफसर हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे कोई हो। तो उनको मिसगाइड और मिसलीड नहीं कर सकता था कोई। अच्छा, मिसलीड। तो दिस वाज द रीज़न। उनको ये पता होता था कि पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ पे लगना है और कैसे स्कीम मंजूर हो सकती है। सड़कों पे काफ़ी काम किया जबकि 1962 में, हाँ, ये सड़कों पे बहुत ज़्यादा काम किया। सड़कों पे 1962 में जब वो विधायक बने तब ये हिसार से जुप्पा रोड बनाया, बहल से तोशाम रोड, लोहारू से शिवानी रोड, ये सारी सड़कें उस टाइम बनाई उन्होंने, बीइंग अपोजिशन में होते हुए भी बनवाई। बाद में जिस तरह भिवानी खेड़ा के अंदर जब सड़कों की बात आई तो 1970 में तो बहुत रिसोर्सेज कम थे। उसके बावजूद नलोई से लेके और सौरखी तक करीब एक बीचों बीच, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के बीचों बीच एक सड़क निकाली पूरी बड़ी, जो आज भी स्टेट हाईवे बन चुका है जो। तो उससे पूरा हल्का जो था दोनों तरफ जो जुड़ गया फिर दोनों तरफ से। और जब वो लास्ट में जब एक्सपायर हुए, उस लास्ट जो उनकी टर्म थी उस वक्त तक भिवानी खेड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी का हर गांव कम से कम 2 या 3 सड़कों से जुड़ चुका। वो चौटाला सरकार में मंत्री रहे, मतलब सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और खट्टर साहब को छोड़ के, वो तो वो बाद में ही बने हैं ना, उनकी डेथ के बाद बने सबके साथ काम किया उन्होंने। हुड्डा साहब डेथ के बाद बने हैं। हाँ। तो वो फिर जो ये भिवानी खेड़ा का जो था उसमें तो यही योगदान था उनका था। 78 तक चौधरी जगन्नाथ चौधरी देवीलाल जी के साथ थे। हाँ, 79 में चौधरी भजनलाल जी ने पूरा वो गेम कर दिया सरकार। यस। तो उस समय वो फिर 78 में जब उनके मामला, जब विधान सभा में विधायक थे और मंत्री बन गए थे, तब काम नहीं हो रहे थे। अच्छा, तब उन्होंने चौधरी देवीलाल को कहा कि जो काम नहीं होते मेरे हल्के के, मैं ऐसे मंत्री रहना पसंद नहीं करता। तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। फिर वो भजनलाल जी की कैबिनेट में मंत्री रहे। हाँ, बाद में फिर जब इकट्ठे हुए सारे नाराजगी वजह से चौधरी भजनलाल की कैबिनेट जब बनी 1979 में, तब उसमें ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने। तो उसके बाद चौधरी भजनलाल जी के साथ वो लंबे समय तक रहे, 1982 तक। 82 तक। फिर 82 में वो किसके साथ गए? 82 में तो फिर यहाँ पे हमारी भिवानी की जो राजनीति थी वो बंसीलाल एंटी बंसीलाल थे। एंटी बंसीलाल। यहाँ तो जब कांग्रेस में बंसीलाल थे, कांग्रेस में ये थे। तो जब जयनारायण जी ने चुनाव लड़ा 84 में, जिन्होंने सारी पार्टियों के झंडे लगा लिए थे अपने, वही जयनारायण जी ना? हाँ, जयनारायण वर्मा जी को चुनाव लड़वाया गया था यहाँ से। 1,74,000 वोट आए थे उनके। तब जयनारायण वर्मा जी के में जो उनके 4-5 लीडर थे, जो ठाकुर बीर सिंह ईरानदारी ना, ठाकुर बीर सिंह जो जगन्नाथ, इनको फिर कांग्रेस से बगावत की वजह से, उनका विरोध करने की वजह से निकाल दिया। कांग्रेस से निकाल दिया था इनको? हाँ, क्योंकि इन्होंने जयनारायण वर्मा की मदद की थी। अच्छा, फिर ये चौधरी देवीलाल के साथ बंसीलाल के खिलाफ, हाँ, फिर चौधरी देवीलाल के साथ बात हो गई थी, समझौता हो गया 84 में ही। फिर जब ये
जल आंदोलन चला, फिर उसमें पूरा बढ़ चढ़ न्याय युद्ध था जो, तो न्याय युद्ध में फिर उन्होंने पूरी मजबूती से लड़ाई शुरुआत की जी। तो 1987 में फिर वो वाणीखेड़ा से फिर विधायक बने। अच्छा। लोकदल की टिकट समाज, हाँ लोकदल का नाम नहीं हुआ था उस टाइम, तो दूसरी बात तो वो फिर वो 91 तक फिर उसमें रहे के साथ। अच्छा, इस दौरान दो बातें हैं जितेंद्र जी। एक तो उनकी राजनीति एंटी बंसीलाल रही भिवानी में। उन्होंने तो शाम से चौधरी जंगवीर सिंह से साथ उनकी दोस्ती थी। वो हमेशा बंसीलाल जी के खिलाफ चुनाव लड़ते थे और हमेशा ही वो चौधरी जगन्नाथ उनकी मदद करते थे, क्योंकि इसरवाल गांव उनका नहीं, उनका अपना विधायक रह चुके थे, वो कैडर था उनका खुद का। तुसाम में कैडर था। और वो बताते हैं कि दोस्तों के लिए मतलब उनके थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर उनके दिल में हमेशा रहता था। बिल्कुल। तो ऐसी एक तो इमरजेंसी में उनको जेल में जाना पड़ा, तो जिस चौधरी बंसीलाल ने इमरजेंसी में उनको जेल भिजवाया, उनके साथ कैसे राजनीतिक उनका समझौता हुआ, और इस बारे में वो क्या कहा करते कि दोस्त राजनीति में या दोस्त या दुश्मन होते ही नहीं क्या? उनकी ऐसी कोई दुश्मनी थी नहीं जिसमें कि गोलियां चली आपस में कभी भी। वो तो एक पॉलिटिकल थी, राजनीतिक, कि वो उस पार्टी में है, हम इस पार्टी में हैं, हम अपने लोगों का लड़ाई लड़ रहे हैं, वो उनका अपनी वैसे संबंध होते थे, बातचीत होती थी उनकी? कभी नहीं, ऐसे बातचीत कभी नहीं होती थी। मतलब आमने सामने भी कभी नहीं? नहीं। बस सुरेंद्र जब वो वकालत करते थे यहाँ पुरानी कचहरी में, अच्छा, तो सुरेंद्र भी वकालत करते थे तब तो वहाँ पे तो वो होती रहती थी, व्यंग्यात्मक बातें चलती रहती थी। अच्छा, सुरेंद्र की और चौधरी साहब। हाँ। बंसीलाल ने तो राजनीति उस टाइम, बंसीलाल जी तो फिर 60 में राज्यसभा में चले गए थे और 67 में इलेक्शन लड़ा उन्होंने तो शाम से। पिताजी ने पहला विधानसभा चुनाव लड़ा 62 में। बंसीलाल जी ने पहला विधानसभा चुनाव लड़ा 67 में। और जो जेल से पहले जो सबसे बड़ा लड़ाई उन्होंने लड़ी वो रिवासा कांड की थी उस टाइम। जब रिवासा का जब मामला हुआ था तो उसमें सबसे बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी। रिवासा में तो वो जो विक्टिम थे ना, बहन भाई थे, उनके साथ जो एट्रोसिटीज हुई थी उस टाइम, अत्याचार हुआ, सरकार बंसीलाल जी की थी। हाँ, बंसीलाल जी की थी। तो तब इन्होंने उठाया था मामले को सारे में। चौधरी जगन्नाथ ने चौधरी बंसीलाल का विरोध किया था उस समय पूरा। उन्होंने सारा ये ऑर्गेनाइज किया था सारा। तो ये छात्रों को साथ लिया उन्होंने? जी। भिवानी में तो उस टाइम लोगों में भय इतना था कि भिवानी के निकलते नहीं थे। अच्छा। तो हिसार से 400 छात्रों को लेके आए थे एक बार, 400 छात्रों का पूरे शहर के अंदर उन्होंने जुलूस निकाला बहुत बड़ा। अच्छा। उनके कहने स्टूडेंट आए वहाँ पे, और वही स्टूडेंटों ने फिर 1977 में जब पार्लियामेंट का चंद्रावती जी का इलेक्शन था, फिर उनकी ड्यूटी लगाई फिर ये तोशाम कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्योंकि ये बूथ कैप्चरिंग वगैरह होया करती थी सारे। अच्छा। तो उन्होंने लड़ाई उस टाइम वो मजबूती से खड़े। वो तो चुनाव बुरी तरह आ रहे थे चौधरी बंसीलाल। हाँ। तो उस चुनाव में वो नहीं होने दिया था, उन्होंने कैप्चर नहीं होने दिया। तो उन्होंने लोकसभा का भी एक चुनाव लड़ा। हाँ, 1971 में चुनाव लड़ा चौधरी लाल। एक ही चुनाव लड़ा मेरे ख्याल से लोकसभा। हाँ जी। 1971 का चुनाव लड़ा था। चौधरी लाल साथ थे उस टाइम। ये विशाल हरियाणा पार्टी से उस चुनाव चिन्ह वही था उस पार्टी का, सूरज ना। हाँ जी, सूरज का निशान था। तो जब 91 में वो उन्होंने फैसला किया कि वो चौधरी भजनलाल का साथ छोड़ के अविपा के साथ जा रहे हैं, तो चौटाला के, तो वो किसकी तरफ से पहल थी? वो तब तो आप काफ़ी मैच्योर हो चुके थे उनकी राजनीति। सुरेंद्र सिंह जी की तरफ से पहल थी, बंसीलाल जी की तरफ से ही थी। अच्छा। तो फिर वो उन्होंने ये कहा था कि भाई अपने इलाके में अब आप लोग सारे हो जाओ, तो वो सारे मिलके न एक सरकार बना सकते हैं और अपने इलाके की जो पानी की समस्या है और है। 91 में फिर वो 91 में 95 में। हाँ, 95 में वो बंसीलाल जी के साथ आ गए। हाँ। तो 96 में जो सरकार बनी उसमें फिर मंत्री बने वो। यस। फिर जयप्रकाश, मैं खुद गया जेपी के पास मिलने के लिए, बातचीत की। उनकी चौटाला की विकेट की थी। तो उन्होंने मेरे को भेजा वहाँ पे कि भाई जयप्रकाश से बात करो तुम जाके। तो मैंने बात की, फिर उन्होंने कहा कि भाई चौधरी साहब जैसा कहेंगे हम तैयार हैं। अच्छा। हाँ। तो उन्होंने भी फिर विकास पार्टी ज्वाइन की, जयप्रकाश जी ने। हाँ। फिर वो केंद्र में सांसद भी बने, फिर केंद्रीय मंत्री बने भी रहे। और जिंदल साहब थे ना, सारे ग्रुप इकट्ठा हो गए उस टाइम। पूरी सरकार बन गई थी हमारी। तो जब चौधरी बंसीलाल जी के साथ हो रहे, फिर लास्ट में चौधरी बंसीलाल जी को भी, चौधरी बंसीलाल से भी उनके मतभेद हो गए उस बात पे कि अब उनकी तरफ से नहीं थे कोई, वो तो एक अपनी शैली थी उनकी आवाज़ उठाने की। तो चौधरी बंसीलाल की सरकार तोड़ने में अहम भूमिका भी चौधरी जगन्नाथ जी की थी, क्योंकि काफ़ी लोगों ने सरकार तोड़ी थी उस समय।
तो उन्होंने सरकार तोड़ने में तो उनकी कोई भूमिका नहीं थी। चौटाला साहब के साथ चले गए थे ना? वो तो बाद में गए थे, सरकार टूट चुकी थी जो। अच्छा, उन्होंने समर्थन किया था। अच्छा, फिर चौटाला साहब के साथ भी ज़्यादा बस वो तो आवाज़ उठाते थे, जैसे ये सारे विधायक ये शराबबंदी की वजह से बोले, भिवानी के जितने विधायक थे, इम्पोर्टेंट खास बात है, तो सारे जितने विधायक थे ये बोले जी शराबबंदी की वजह से हार गए। सुरेंद्र मुश्किल तो 10,000 वोट से जीते थे तब तो ये बोले बिचो साहब को कहो कि भाई सुरेंद्र ने सीएम बना दो और आप ये शराबबंदी को विड्रा कर लो। अच्छा, फिर आगे सरकार चलती रहेगी, वो मैनेज कर लेगा। तो फिर बोले भाई ये बात क्या हुआ कौन उसने, बंसीलाल ने। तो सारे ने बोले भाई ये तो जगन्नाथ ही कह सकते हैं। अच्छा, तो वह सारे बाद में बोले ठीक से मत कह दूँगा भाई मेरे के 8 लाख है। तो दादरी में उन्होंने फिर ये बात सही बंसीलाल को कहा कि भाई ऐसे ऐसे सुरेंद्र ने बना दो सीएम और अपने विड्रॉ कर लो ताकि फिर आगे ठीक हो जाए, पैसे की दिक्कत, मतलब सारा काम ठीक हो जाएगा। तो फिर वो नहीं, उन्होंने चिढ़ गए थे ना वो इस बात तो चिढ़ गए। फिर वो बिगड़ गई। फिर वो आपस में फिर वो हर चीज़, फिर वो नहीं, उससे पहले तोड़ा फोड़ी चली रही थी गवर्नमेंट में। हाँ, वो कभी उधर जा रहे थे, हाँ कभी उधर जा रहे थे, कभी उधर जा रहे थे। तो बस उस वजह से फिर वो गिरनी थी सरकार। तो बीजेपी ने विड्रॉ कर लिया समर्थन और बीजेपी ने चौटाला को समर्थन कर दिया, बस वो टूट गई सरकार। तो उनका जो लास्ट इलेक्शन था वो 2000 का चुनाव था। 2000 का चुनाव, कांग्रेस पार्टी से भवानीखेड़ा से। हाँ। और वो एंट्री थी रामकिशन फौजी की ओहिपा से। हाँ। तब 2 ही सीट आई थी मेरे ख्याल से। बस एक तो शाम नहीं भिवानी की रह गई, एक भिवानी की और तो उस टाइम तो शाम भी आ रहे थे वो 22,000 से। सुरेंद्र सिर्फ बंसीलाल जी यहाँ से जीते थे। बंसीलाल जी मुश्किल से, हाँ ये सारे वासुदेव जी शायद उनके सामने थे, लड़ रहे थे चुनाव जी। तो 2001 में उनका निधन हो गया। हाँ 26 जनवरी को। 2-3 चीज़ें और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो वो धनाढ़े परिवार से नहीं थे तो उनके पास गाड़ी घोड़े कब आए, मतलब पहली कार आप लोगों के घर में कब आई? पहली कार हमारे घर में आई 1995 में। अच्छा, 95 में? हाँ, 62 में चुनाव लड़ा और 95 में गाड़ी मिली? 95 में हमने चंदा कराया था सारा गाँव में। अच्छा, हाँ जी। तो जो तनख्वाह उनका थी वो रोटी पानी में चली जाया करती? तब तो विधान MLA की तनख्वाह ही नहीं होती थी। मेरी मम्मी टीचर थी, उनकी तनख्वाह से चलता था काम। अच्छा, रसोई का तो हाँ, वो तो बताते हैं कार्य। तो वो तो पिताजी लास्ट तक बसों में ही चलते रहते थे। आपके घर में तो बहुत बड़े बड़े राजनेताओं ने खाना खाया है। हाँ, मेरे ख्याल से हरियाणा में खाना सभी ने खाया है। हाँ, कौन कौन लोग आते रहे हैं आपके घर पे उस समय के बड़े नेता? इतना तो बहुत आते रहते थे, हम तो बच्चे थे। तो बाकी पब्लिक जो गांव के जो अपने इलाके के जो लोग थे, शहर मनीराम बागड़ी जी रात में सोया करते थे। हाँ बहुत आए मनीराम बागड़ी, तो मनीराम बागड़ी जी खूब, चौदेवलाल, मनीराम बागड़ी और पूरे चंद्रशेखर जी सारे आए हुए। आम पब्लिक भी खूब आती थी उस समय। ज्योति वसु वगैरह, ज्योति मार्ग वसु आते थे, वो आए थे। अच्छा, हाँ, आम पब्लिक तो 24 घंटे आती थी, चाहे वो सरकार में हो चाहे ना हो, क्योंकि वो जुड़ाव था। ये तो सभी कहते थे वहाँ चौटाला परिवार में, जो भी चाहे प्रताप सिंह भी, रंजीत भी, अबे भी, कि भी जो जगन्नाथ के हरियाणा में जितने यार आज तक हुए हैं, जितने थे, इतने यार दोस्त किसी लीडर के आज तक हुए नहीं। हम लगे रहते जो SYL का पानी है वो आया हिमाचल लेके आ सकते हैं हम। हाँ जी, हाँ जी। तो उस पर रिसर्च किया, उस पर सारे प्रदेश में गए हम, तो लोगों ने बड़ा इज्जत की हमारी हर जगह जहाँ भी गए। और किसी भी पार्टी क्या कॉन्सेप्ट हो, कैसे आ सकती है हिमाचल से? हिमाचल से तो वो ऐसे आ सकती है जी, भाखड़ा डैम से जब नदी निकलती है सतलुज, तो वो 13 किलोमीटर तक हिमाचल प्रदेश की टेरिटरी में फ्लो करती है, बहती है। तो हमारा कंसेप्ट ये है कि आप जो इन्होंने पुराने डिज़ाइन की हुई है वो पंजाब से की हुई है। हम चाहते हैं कि हिमाचल से सीधा हम पानी नालागढ़, बद्दी, पिंजौर होके, नालागढ़, बद्दी, पिंजौर, पिंजौर से डांगरी नदी सीधी आती है जनसुई हेड पे। जनसुई हेड पे SYL है। अच्छा, तो उससे पानी एकदम, मतलब अपने को पंजाब की जरूरत नहीं है, पंजाब बाईपास, एकदम पंजाब में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या कॉन्सेप्ट आपने मनोहर लाल जी को या जो सरकार हमने इनको सबको भेजा है, सबको दिया भी है। तो क्या कुछ है? तब इलेक्शन से पहले तो सारे यहाँ भरे थे, उन्होंने इस पे कोई संज्ञान ले नहीं रहा था। यही उनको दिया था, सारे थे अधिकारी भी थे, सब थे, सभी ने इस बात से कोई डिस्प्यूट नहीं था कि भाई ये नहीं बन सकती है, बन सकती है। हमने तो कॉस्ट एस्टिमेट्स भी निकाल के दे दिया हमारी संस्था। कितने में बनेगी ये? मैक्सिमम 4000 करोड़ रुपए में लगेगी। 4000 करोड़? हाँ, जितने ये अब ये रिपेयरिंग के नाम पे
हरियाणा प्रदेश के अंदर बना रहे हैं ना, कभी पाइप बना लगा दो और लगा दो, अंडरग्राउंड पाइप कर रहे हैं, सीमेंटेड बना रहे हैं, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब पानी होगा तो नहरें तो पहले चलती ही थी, कच्ची भी चलती थी सारी, सुंदर वगैरह थी अपनी, और उससे तो वाटर लेवल भी ऊपर वाटर लेवल भी आ जाएगा। अब इन्होंने पक्की की हैं बहुत ज़्यादा, कई हज़ार करोड़ रुपए लगा के, लेकिन जब पानी ही नहीं होगा तो यूटिलाइज नहीं हो पाएगा वो, नहीं होगा। आप 1000 फुट से नीचे पानी चला गया साउथ हरियाणा, मतलब 68 ब्लॉक्स में, तो वो उस पानी को रिचार्ज करने का केवल एकमात्र तरीका है। अब सारा पानी वो अनयूटिलाइज होता है, पंजाब के पास भी सिस्टम नहीं है उस पानी को यूज़ करने का जी, और वो सारा पाकिस्तान हो गया अरब सागर में चला जाता है। पंजाब तो कहता है उनके पास पानी ही नहीं है इतना फालतू। पंजाब के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि पंजाब तो पानी 14 लाख ट्यूबवेल हैं, डीप ट्यूबवेल इलेक्ट्रिसिटी के, वो उनसे पानी निकालते हैं। हर वहाँ पे पंजाब लगाएगा कहाँ पे, पंजाब के पास तो खाल ही नहीं है। अच्छा, सब ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद उन्होंने बिल्कुल रजबाए, कैनाल्स, उनका तो यूटिलाइज ही नहीं कर पाते वो, क्योंकि वो खेतों के अंदर लोगों ने खाल ही नहीं बना रखे, नहरी पानी यूज़ नहीं करते, वो पानी मीठा है, तो इसलिए इतने सालों में वो सारे डिफंक्ट हो गए। अच्छा, रजबाया जो 26 फुट का चौड़ा था वो 6 फुट का रह गया, पानी कहाँ से आएगा? हाँ, अब रिहेबिलिटेशन में नहीं तो कर उनका पा तो रहे फिर ट्यूबवेल से ही चल रहा है काम सारा। ट्यूबवेल से, टोटल ट्यूबवेल से, वो ट्यूबवेल की वजह से वो 450 मीटर चला गया डीप। तो फिर पानी देने में उनको क्या दिक्कत है किनको? पंजाब को? सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दा है इसलिए? ये सिर्फ पॉलिटिकल है। ये जो किसान यूनियन जो कर रही है ना आजकल आंदोलन, इन किसान यूनियन का भी इशू यही था। किसान ये राज्यपाल वगैरह है, आप पूछिएगा उनसे, उनसे बात करो तो उन्होंने आंदोलन किए हमेशा पंजाब में SYL के ऊपर। आंदोलन ये नहीं किया कि भाई हरियाणा में पानी नहीं जाना चाहिए, उन्होंने आंदोलन इस बात का किया कि पंजाब के अंदर से ना जाए पानी। पंजाब में जो अलाइनमेंट जो की कर रखी है वो अलाइनमेंट ही गलत है। वो रोपड़, मोरिंडा और ये पटियाला हो गए जो नहर जो ऑलरेडी भाखड़ा मेन लाइन बनी हुई है उसके अलॉन्ग विद कर दी उन्होंने। अच्छा, तो एक बड़ी नहर पहले बनी हुई है 11,000 क्यूसिक की, और 10,000 क्यूसिक की नहर ये बन जाएगी, तो उनका जो पैडी की जो बेल्ट है उस बेल्ट में वाटर लॉगिंग हो जाएगी। तो 77 से उनका एतराज़ सिर्फ इस बात का था। वो शुरू से ये कहते थे आप शिवालिक के पंजाब बाईपास शिवालिक की तरह से ले जाओ। मतलब आ सकता है चाहे तो पानी, राजनीतिक इच्छा शक्ति। ये राजनीति, अब ये जो किसान यूनियंस है ना, अब अगर इन्होंने तो आंदोलन किए थे कि SYL ना बने, इन्होंने ये कभी नहीं कहा कि SYL हरियाणा को पानी ना मिले। ये कहते हैं कि पंजाब के अंदर से ना जाए ताकि हमारी फसलें खराब ना हो। उससे क्या है कि 550 गाँव इफेक्टेड हो जाएंगे, 550 गाँव के। तो ये जो आप वाला जो फॉर्मूला है ये ज़्यादा अच्छा है। ये इसमें तो ये है ना कि फिर वो पंजाब बाईपास आएगा सारा। खट्टर साहब को दिखाया आपने ये फार्मूला? यस। क्या प्रतिक्रिया थी उनकी? तो वो खट्टर साहब को दिखाया था, वो तैयार थे, मैंने ठीक है। उन्होंने कुछ अधिकारियों को कहा भी था, फिर मैं उसके बाद तो बात नहीं हो पा रही है कोई। मतलब इस कॉन्सेप्ट को आप आगे बढ़ाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि देखो और सोल्यूशन नहीं है कोई। और हरियाणा का जो पानी है, पंजाब का भी, इवन पंजाब का पानी भी पाकिस्तान हो गया जा रहा है सारा। हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे उसको। अब जितनी भी इन्होंने परियोजनाएं जो बनाई है ना, कांडी प्रोजेक्ट वगैरह जो बनाए हैं, तो वो सारे प्रोजेक्ट बिजली के प्रोजेक्ट बना रखे हैं। इरिगेशन प्रोजेक्ट नहीं बनाया। जब ये परियोजना, पानी हमें चाहिए इरिगेशन के लिए। बिजली के तो और भी सोर्सेज हैं, सोलर से भी हो गया, परमाणु हो गया, और कोल से भी है। लेकिन जो पानी से जो पानी है ना, वो नहीं मिल सकता कहीं पे, और सब कुछ हो जाता। तो कांडी जो भी प्रोजेक्ट ये बनाए इन्होंने, वो सिर्फ वो पानी रुकता नहीं, चलता रहता है। कांडी प्रोजेक्ट जो बनाए हैं, नाथपा जागड़ी में बनाए हैं और बनाए हैं। तो हमें तो चाहिए पानी अपने इलाके को, और पानी इससे बढ़िया पानी भी नहीं है कोई। और सबसे ज़्यादा बारिश भी इस इलाके में ही होती है पूरे वर्ल्ड में। कैचमेंट जो एरिया है हमारा, उसमें होती है सारी सबसे ज़्यादा बारिश। तो ये तो मैन मेड, हमारी आर्टिफिशियली बनाई गई है ये समस्या। लीडर्स ने आपस में एक दूसरे को फ़ायदा होता है इसलिए। उन्होंने कह दिया, अकालियों ने कह दिया, यस कर दिया 78 में कि भाई हम तुम्हारी बात पे तो गौर फरमाएंगे, ठीक है। उनको दे दी सीटें उन्होंने। 86 में जब से सरकार भंग हो गई थी, और 86 के अंदर पंजाब अकालियों ने कहा कि भाई ठीक है, हम तुम्हारी बात को मानते हैं, और जो तुम कह रहे हो ना, जो जिस वो पंजाब बाईपास से हम वहाँ पे करेंगे प्रपोजल पे काम। तो बाद में जैसे ही सुरजीत सिंह बरनाला बने, तो सुरजीत सिंह बरनाला CM बनते ही उनके वही राज्यपाल हो गए उनके पास, कैसी जो वो बात हुई थी उस पर करो आप।
तो ये मना कर दिया, बोला नहीं, जो नहर पहले चल रही है 1980 में बनी थी, इंदिरा गांधी ने किया था 80 में उद्घाटन, उसी को बनाएंगे। उससे फिर क्या हुआ, उस पे जितनी भी किसान यूनियन थी और ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशंस थी, विधायक थे वहाँ के, MP थे उस इलाके के, सारे विरोध में आ गए। फिर सारे विरोध में आने से वो मूवमेंट इतनी ज़बरदस्त चल पड़ी वहाँ पे, तो जिससे कि वो चीफ इंजीनियर की डेथ हुई, मारा गया। और 22 के करीब वो SYL पे काम कर रहे थे मजदूर, वो मारे गए। और प्रकाश सिंह बादल ने 5 सितंबर 1986 को जाके लुधियाना में के पास रैली थी, उसमें जाके बोला कि साढ़े को पानी ही नहीं है तो देवांगे जो कि पानी है उनके पानी की कोई कमी ही नहीं है जी, पानी उनसे लेना भी नहीं हमने, पानी तो अपना अलॉटेड है 1955 से, पानी तो अपने पास 1955 29 जनवरी को अलॉट हुआ था, वो बेकार जा रहा है अपना पानी, बेकार जा रहा है जी। तो बादल और का तो फायदा होता है इस बात से, इधर ये ले लें। अगर आप जितेंद्र जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मैं इनका नंबर स्क्रीन पे दे दूंगा, आप जी चौधरी जगन्नाथ से संबंधित कोई सवाल हो तो आप इनसे पूछ सकते हैं। और जितेंद्र जी से मैं निकाला इसके लिए आपके बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारी तरफ से।